अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, सुपर पावर पाकिस्तान पार्ट 3 का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, 14 अगस्त 1947 को जब ये पाकिस्तान, ये रियासत, ये सल्तनत, ये ख़ित्ता, ये रियासत सल्तनत इस्लामिया, सल्तनत खुदा दादे पाकिस्तान, इसको जब वजूद में आया है तो पहले इसकी अहमियत यहाँ समझ लीजिए कि 14 अगस्त को पहले वजूद में ये आया है, इंडिया 15 अगस्त को वजूद में आया है। हालांकि वो पाकिस्तान से 6 गुना 7 गुना बड़ी रियासत ये भी हो सकता था कि पहले इंडिया का यौम आज़ादी होता और पाकिस्तान का यौम आज़ादी बाद में आता, लेकिन यहाँ फ़ौक़ियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिकमत कामिला की मामलात के साथ जोड़ के देखें तो समझ आ जाएगी कि इसको, इस खित्ते को, इस छोटे से टुकड़े को पहले वजूद में लेके आया है। दूसरा अहम नुक्ता, इस पाकिस्तान की इस सल्तनत इस्लामिया का वजूद जिस रात आया है, तमाम महीनों में से सबसे तरीन महीना, मुक़द्दस तरीन महीना, और फिर उसकी रातें, लैलतुल कद्र की रात, या 27 रमज़ान मुबारक की ख़ास रात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका वजूद क्यों बनाया है। 26 रमज़ान को बन जाता, 28 को बन जाता, 30-20 को बन जाता, 2 रमज़ान को बन जाता, कब बनाया है? 27 रमज़ान मुबारक था। दूसरा अहम तरीन नुकता है, अब वजूद में आया है, वहाँ से जो इंडिया के इलाके हैं वहाँ से मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर आए हैं, लाखों कत्ल हुए हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहादत के मर्तबे पे फाइज फरमाया है। ये पाकिस्तान, इसकी कीमत अदा की है हमारे बुजुर्गों ने, हमने इसको एक खिलौना बना दिया है। इसकी अहमियत थी, ख़ास चीज़ वो तब तक ख़ास नहीं होती, इसी कदर हमें नहीं होती जब तक हम उसके लिए मेहनत, सख्त मेहनत ना करनी पड़े, भाग दौड़ तक दो ना करनी पड़े, मुश्किलात ना उठानी पड़े, रुकावटें ना देखनी पड़े, तो उस चीज़ की हमारी नज़र में अहमियत ही कोई नहीं होती। इसके बाद तीसरा नुक्ता जो है वो है 1948 के अंदर एक तो इसराइल की रियासत का वजूद में आना, और 1948 के अंदर ही कश्मीर पे इंडिया का अटैक कर देना। पाकिस्तान बना है 1947 के अंदर, और ठीक तकरीबन 1 साल के बाद इसराइल वजूद में आया है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वो बात दिल में घर कर जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी बीमारी का इलाज पहले दुनिया में भेजता है, और इस इसराइल की बीमारी का इलाज 1 साल ही पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में पहले बनाया, बीमारी को बाद में भेजा है। जैसा कि पहला नुक्ता मैंने बयान किया, 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान वजूद में आया है। इंडिया बड़ी रियासत, 6 गुना बड़ी, लेकिन वो बाद में उसका यौम आज़ादी आया है। तो यहाँ भी ये बात ख़ास अहमियत की हामिल है कि ये पाकिस्तान
उस इसराइल, उस पलीद नापाक वजूद के साथ जन्म लेने वाली ये यहूदी रियासत वो 1 साल बाद वजूद में आई है। बाप होगे तो बाप हम कहलाएंगे, इलाज दवा दारू तो वो हम कहलाएंगे। वो छोटा है, छोटा बन के ही रहेगा। चौथा नुक्ता, कश्मीर पे अटैक कर दिया इंडिया ने, कब्जे में कर लिया, और पाकिस्तान में से 100 कमांडोज ने तकरीबन उस वक्त फाइट बैक किया। उस वक्त तक भी अभी हालात ये थे कि हमने पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, इंतज़ामिया है, वो मामला अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे थे। हम तो खुद अपनी उसी गहमा गहमी में मौजूद थे। उस हालत में भी हमने ये नहीं किया कि पहले अपने आप को बचा लें। हमने तब भी फौज भेजी, और वो चंद 100 कमांडोज तकरीबन उसका ऑपरेशन करके जो कश्मीर आज़ाद है, मुजफ्फराबाद का इलाका, वो हमने आज़ाद करवा लिया। आधा इलाका उससे आज़ाद करवा लिया, आधा उसके पास रह गया। और उसके बाद फिर वो भाग के चला गया यूएनओ के अंदर। वहाँ से जोर डलवा के तो इस लड़ाई को बंद करवा दिया कि मामला तय हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन वही लूमड़ी वाली मक्का लूमड़ी वाले करतूत। तो ये इतने नामसाद हालात के अंदर इतना बड़ा कदम उठाना, ये भी कुछ छोले पुलियों वाला काम नहीं था, लेकिन ये भी हुआ है। उसके बाद 1965 के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। इसराइल ने अरब ममालिक पे अटैक कर दिया। जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुरान पाक के अंदर बकरा, सूरह बकरा के अंदर गाय और बछड़ा की पूजा के रेफरेंसेस, फिर हदीस के अंदर 2 जमातों के जो हिंदुस्तान के खिलाफ तचाल के साथ जिहाद करेगी, एक ही हदीस के अंदर दोनों मामलात का जिक्र है इस रेफरेंस के साथ। और उसके बाद अब ये एक और बड़ा रेफरेंस आप लोगों की नज़र करने जा रहा हूँ, और वो है 1965 की जंग। इधर पाकिस्तान को काउंटर करवाया गया इंडिया से, इंडिया ने अटैक करके, उधर इसराइल ने अरब ममालिक पर अटैक कर दिया। उस वक्त मामलात हमारे मुल्क के अंदर इंतशार, वडेरा शाही वाले मामलात, वो आड़े आ खड़े हो गए थे। इसकी तरक्की के आगे ये बहुत सारे मामलात के अंदर हम उलझनों में या मसाइल के अंदर गिर चुके थे। उसके बावजूद भी ये 1965 की जंग दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी। लेकिन उस जंग के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकिस्तान को शानदार तरीन फतह अता फरमाई। इंडिया की बुद्धि लाल करके यहाँ से निकाला था उसको अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि उसके तकरीबन 7 से 11 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान इंडिया के अंदर उसके इलाके पे कब्जा कर चुका था। 7 से 11 किलोमीटर। इसराइल ने उधर ये बैक वक्त ही इनके हमला करना, ये इतनी ज़्यादा मुतशाबिहात, सिमिलरिटीज़ इत्तफाक से कभी भी नहीं हुआ करती। पाकिस्तान जब इधर से इनको निपटा लिया इंडिया को, तो फिर अरब ममालिक 1967 तक वो जंग भी इसराइल को बंद करना पड़ी। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर थोड़े अरसे के बाद इसराइल ने फिर से अटैक कर दिया उन अरब ममालिक पे। इसमें सऊदीया, यमन, उसके बाद मिस्र, लबनान, शाम, उर्दन, इन ममालिक के बहुत सारे इलाके अपने कब्जे में कर लिए। इधर से वो अरब ममालिक पे चढ़ दौड़ा, इधर से इंडिया अपनी तमाम कारस्तानियाँ वो साथ के साथ अपनी मक्कारियाँ साजिशें चलता रहा। और 1971 के अंदर क्या हुआ कि फिर
पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। 1971 की जंग के अंदर इंडिया ने कहा था कि मैंने आज पाकिस्तान को लंगड़ा कर दिया है, इसकी मैंने एक टांग ही काट दी है। अब पाकिस्तान कभी भी जिंदगी में, कभी भी, अगले 100 सालों के अंदर भी कभी अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश बन गया। इसराइल ने इन ममालिक के बहुत बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया और आखिरकार उसने फतह डिक्लेयर कर दी। ये अरब ममालिक कैसे लड़ सकते थे उनके साथ? अगर कोई फाइट उस टाइम भी कर रहा था तो वो पाकिस्तानी फाइटर्स जितनी उस वक्त मुमकिन थी, लेकिन जब बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत कामिला की आती है तो फिर हमेशा नामुमकिनात वाले मामलात ही होते हुए दिखते हैं। कि जब फतह डिक्लेयर होगी, जश्न मना रहे थे उस वक्त, यहाँ से पाकिस्तान से 2000 किलोमीटर दूर इसराइल, यहाँ से पाकिस्तान के पायलट्स, मिस्र की फौज थी या शाम के अंदर, वहाँ पे भी पाकिस्तानी पायलट्स अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। लेकिन उस वक्त ख़ास पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स यहाँ से फ्लाई ओवर उन्होंने किया और उन्होंने जाके उनकी जो कहते हैं रंग में भंग डाल देना, भंग में रंग डाल देना, उनकी खुशियाँ गारत करती थी। उन्हें लगा कि हमने शायद कुछ सुहाना ख्वाब देखा था कि जिस अंदाज में पाकिस्तान ने उनकी जो फतह को अपना सुहाना ख्वाब वो डिक्लेयर किया था उन्होंने। लेकिन वही उन्होंने कहा कि हम सुहाना ख्वाब ही देख रहे थे कि हमें ऐसा ही लगा कि पाकिस्तान ने इस तरीके आके वहाँ पे अटैक इसराइल पे किया, इस तरीके से उसको पीछे धकेला 3 दिन के अंदर अंदर कि उसके पास शाम का गोलान की पहाड़ियों वाला इलाका कब्ज़े में रह गया और फ़लस्तीन का मौजूदा इलाका जो उसके कब्ज़े में है, गज़ा रफ़ा का, ये इलाके उसके कब्ज़े में रह गए। कुछ इलाके उर्दन के, बस बाकी तमाम के तमाम इलाके इसराइल को छोड़ना पड़े, आज़ाद करवाए। यहाँ से बैठ के, जबकि तब तक भी पाकिस्तान अभी भी अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो पाया था। इधर 2 रियासतें बन जाने की वजह से, उस मशरक़ी पाकिस्तान का पाकिस्तान से अलहदा हो जाने की वजह से, यहाँ फिर से दोबारा आइन की तैयारी और मामलात वो बहुत ज़्यादा इंतहा के लेवल को पहुँच गए थे। फिर वही यहाँ पर डेरा शाही निज़ाम, वो सियासी मामलात, वो आके गले की हड्डी बन के रह गए थे हमारे पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पाकिस्तान को बेसहारा नहीं होने दिया, टूटने नहीं दिया। फिर बारी आती 1980 की, जब ईरान के कमांडोज ने हाजियों की शक्ल में वो हज के बहाने वहाँ गए और उन्होंने जाके बैतुल्लाह शरीफ को अपने कब्ज़े में कर लिया, यरगमाल बना लिया जो वहाँ पे हाजी मौजूद थे। उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में कर लिया। तब यहाँ से पाकिस्तान से जो पाक फ़ौज गई, कमांडोज गए, उसको लीडिंग परवेज़ मुशर्रफ कर रहा था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो दुनिया उस ऑपरेशन को जब भी याद करती है ना, दुनिया का कोई मुल्क जब भी, तो एक दफ़ा सोचों में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ये इन्हें ये ख्याल ये आते कहाँ से इनको। बैतुल्लाह शरीफ था हमारे लिए मोहतरम जगह थी, वहाँ पे गोली चलाना या सब चीज़ें तो बड़ी दूर की बात, खून कतरा, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती से मना फरमाया है। अब वो कमांडोज ने कब्ज़े में भी कर लिए हैं वो मक्का मुकरमा, बैतुल्लाह शरीफ के जो मकामात हैं, छुड़वाना भी है।
तो ये था तो उसकी हिकमत कामला का हिस्सा फिर उसने करके दिखा दिया। पानी छोड़ा गया ये एक आइडिया के तहत, उसमें करंट छोड़ा गया, वो चंद सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर से कमांडोज ने कमांडो एक्शन किया और उन्होंने एक गोली चले बगैर, कोई एक खून का कतरा बहे बगैर उन तमाम को काउंटर कर लिया। उस पाकिस्तान के हाथों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करवाया। ये शान इज़्ज़त इस पाकिस्तान को दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नामुमकिनात में से वो करवा दिए इसके हाथों से। अब एक इंडिया 8 गुना बड़ा मुल्क पहले ही क्या कम था। अमेरिका, इसराइल, ये दोनों सुपर पावर ममालिक ही हैं। अमेरिका की बात करें, इसराइल की करें, वो एक ही चीज़ ही है। रशिया उस वक्त सुपर पावर ही था, उसकी भी एक धाक थी, उसको सुर्ख आंधी कहते थे। अमेरिका भी रशिया से डरता था, उसके आगे खड़े होने की ज़रूरत अमेरिका की नहीं होती थी। आज भी रशिया के पास 5000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वार हेड्स हैं और अमेरिका के पास या बरतानिया वगैरह के पास मिल मिला के 4400 हैं। रशिया उस वक्त सुपर पावर था, जहाँ जा रहा था ये मंगोलों की तरह, चंगेजियों की तरह, बस खून की नदियाँ बहाता आ रहा था। इधर से आके जब ये मामला, ईरान वाला मामला, मक्का मुकर्रमा पे कब्जा करने वाला मामला सामने आया, तो हमने इस ईरान को, अपने पड़ोसी को भी अपना दुश्मन बना लिया। फिर जब रशिया वहाँ से चल रहा था, अफ़गानिस्तान में आ गया, ये हमारे सर पे एक मुसीबत, एक बड़ी, वो गर्म पानियों तक पहुँचने का सफ़र, जो उसका ख्वाब, जो मिशन लेके चला था, कि उसका अगला कदम उठ के पाकिस्तान के अंदर ही पड़ने वाला था। लेकिन इस खित्ते की अहमियत अपना अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत कामला का हिस्सा कैसे है, यहीं से समझते चले जाइए। ज़िया का दौर था, उसका भतीजा उस वक्त वो अब्दुर्रहमान नाम उसका, फिर यहाँ से पाकिस्तान से जिहादी तंजीमें जाती रही हैं, जिहाद करने के लिए नीयत से लोग यहाँ से निकले हैं। अमेरिका, रशिया से रकाबत की वजह से असला भले अमेरिका देता रहा है, लेकिन जाके वहाँ लड़ते कौन रहे हैं? ये पाकिस्तानी लड़ते रहे हैं। पाकिस्तान से ये बेसेस जहाँ सारे ऑपरेट होते रहे हैं, और दुनिया ने देखा कि इतनी बड़ी सुपर पावर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस छोटे से खित्ते से 2 टुकड़े भी नहीं, 20-22 टुकड़े करवा दिया। दुश्मनी उसके साथ ही बना ली। वही मामला साबका बाकी सुपर पावर ममालिक भी, जर्मनी भी, सारी बात है आपको सबको मालूम है, जापान भी, फ्रांस भी, तमाम सुपर पावर ममालिक हैं। वो सारा का सारा अलायंस, और बात वहीं पे है कि इंडिया अकेला ही काफ़ी 8 गुना बड़ा मुल्क पाकिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद भी ये खित्ता आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसका वजूद कायम है तो सिवाय मशीयत एज़ी या हिकमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत कामला के और मामला नहीं हो सकते हैं, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। फिर 2001 के अंदर जब अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 मामला सामने आए, उसका बहाना बना के पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो मिसाइल थे या इसका सारा सिस्टम, उसको रोल बैक करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो उसने अपनी चालें चली हैं, जो तरकीबें बनाई हैं, उससे पहले एक और चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि जब पाकिस्तान ने ये 28 मई 1998 के अंदर एटमी धमाके 6 करके पाकिस्तान खुद को एटमी ताकत डिक्लेयर कर दिया था,
तो इंडिया को तो वैसे अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था, वो अपने राम में था, फ़ख्र घुमंड में कि इसको तो मैंने बस लंगड़ा कर दिया हुआ है। और अगले 24 घंटे के अंदर ये दुनिया का तमाम सुपर पावर नेटो जो कुछ भी सारी की सारी यहाँ इंडिया में बैठी हुई थी, सर जोड़ के बैठे हुए थे, ये क्या हो गया है? एक मुस्लिम मुल्क सुपर पावर कैसे बन गया है? इंडिया के सर में जूते मार रहे थे कि जो कहते रहे कि पाकिस्तान पर अटैक करो, काउंटर करो, इसको ये कर रहा है, ये बना रहा है, बना लेगा। तो उन्हें हमारी बात नहीं मानी। चल दो, जितनी चलें चलनी है चल दो। फिर वो बहाना बनाया, अफगानिस्तान में आके बैठ गया। उसका ख्वाब यही थे कि डायरेक्टली हमला तो उस हिसाब से कर नहीं सकते, यहाँ पर अफगानिस्तान वाली साइड से ये हेड पॉइंट है, इधर से उसको हम काउंटर करेंगे। तो ईरान के साथ दुश्मनी हमारी 1980 से वैसे बन चुकी थी, पड़ोसी मुल्क जो था ये भी। चाइना उस वक्त तक वो अपने जगह भी नहीं था। ये चाइना के अंदर 2008 और 2008 के बाद जिन्होंने वो इनकलाब आया, एकदम चाइना छाया है लगातार। ये जब 12 वोल्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स वगैरह आए हैं, सोलर प्लेट्स आई हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन है बाकी, तो उस वक्त तक चाइना भी इसी कंडीशन में ही, वो पतली कंडीशन में ही था। इधर से इंडिया बैठा हुआ था। तो अब ये चाह रहे थे कि हम चारों तरफ से घेरते हैं इसको, पाकिस्तान को, इसको हम काउंटर करेंगे। बहाना बनाकर यहाँ पे आ गया। अब दुनिया कहती है, मुशर्रफ को गालियाँ निकालती है। यहाँ पे एक और अहम तरीन नुक्ता समझाता चलूँगा आपको कि इस वक्त जब चाइना दुनिया की 80% इकोनॉमी का पाप है, उसके हाथ में है, दुनिया की 80% ममालिक में उसकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, टोटल ट्रेड इकोनॉमी वो अमेरिका के बाद अगले सुपर पावर पूरी दुनिया बोलती चाइना ही है। इस वक्त वो पावर में है। रशिया दोबारा पावर में आ चुका है चाइना के साथ खड़े होने की वजह से। शुमाली कोरिया इस वक्त पावर में है, एटमी ताकत भी वो समझे बन ही चुका है, उसके पास इतने अहम तरीन जो मिसाइल, सारी टेक्नोलॉजी। आज इस हालत के अंदर जब अमेरिका को टक्कर देने के लिए चाइना ऐसा मुल्क खड़ा है, रशिया खड़ा है, शुमाली कोरिया जैसा, जब वो दिमागी तौर पर जैसे वो कहते हैं ना हिला हुआ इंसान, वो परवाह नहीं करता, वो सब मिलके इस अमेरिका को, इस इसराइल को रोक नहीं पा रहे, बांध नहीं लगा पा रहे, तो मुझे आप बताइए कि उस वक्त पाकिस्तान अड्डे ना देता तो फिर वो क्या करता। लेकिन मामला फिर वही बना कि दुनिया सारी हम कहते हैं कि अड्डे दिए ना अड्डे देता, अड्डे अगर अड्डे नहीं देता तो जो इराक का हाल हुआ, जो लीबिया का हुआ, जो मिस्र का हुआ, जो और ममालिक का, वैसा ही हाल वो यही करता। लेकिन फिर मजबूरियाँ अपनी जगह, रब्बुल आलमीन की हिकमत कामला के मामला जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो रास्ते खुद ही निकालता होता है। 2022 के अंदर जब ये अमेरिका की ये नेटो की फोर्सेस यहाँ से अफ़गानिस्तान से इनखला करके गई हैं, बाकी इधर अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान सालसी बना, कतर अमेरिका की तरफ से सालसी बना, खस्सी हो गया, दूल्हा लंगड़ा वो मुंह छुपाते वापस जा रहा था कि वो 20, 21, 22 साल लगा के उसके बावजूद भी पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम उसको रोल बैक नहीं कर पाया। और छठा दिन था जब यहाँ से अमेरिका को वापस गया, तो उनका साबका आर्मी चीफ का स्टेटमेंट, थिंक टैंक उनका कह रहा है कि हम आज समझे हैं कि पाकिस्तान हम घर के शेरों को, उसकी स्टेटमेंट थी कि हम घर के शेर थे, गए हम अपनी मर्जी से हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमें अफ़गानिस्तान के अंदर फंसा के हमें खस्सी करके निकाला है। हम घर के शेर थे, अमेरिका की रियासत जो है वहाँ पे किसी भी मुल्क का हमला करना
क्योंकि वो बाकी बराज़म में थोड़ा सा इस लोकेशन पे है कि बाकी किसी भी जगह से किसी बराज़म से अमेरिका पे हमला करना तकरीबन नामुमकिनात की हद तक मुश्किल है। उसकी लोकेशन ऐसी है। अब रशिया है वो उसके साथ काउंटर, तो वो भी उसकी जो रियासत है वहाँ पे उसकी जो अपना होल्ड बना के वहाँ पे अपना वो सिस्टम सारा बना रहा है। वहाँ से बैठ के वहाँ समंदर के अंदर से जैसे जापान के बेड़ा गर्क हुआ है, जो उसके 400 से भी ऊपर जहाज़ अमेरिका ने तबाह बर्बाद कर दिए थोड़ी ही देर के अंदर, वो जो सारा जंग का पांसा पलट दिया था। तो इसी वजह से हुआ कि जहाज़ के वो गिरा के वापसी है, दोबारा रिफिलिंग होते होते तक वो उन्होंने बैक फायर कर दिया और इनको काउंटर कर दिया। तो अब मामला यहाँ पे ये है कि वही वो कहते हैं कि हम घर के शेर हैं, हमें वहाँ पे काउंटर कोई मुल्क नहीं कर सकता, लेकिन आए हम अपनी मर्जी से हैं। और 21 से 22 साल यहाँ पे हम सब कोशिश करते रहे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई, पाकिस्तान के तमाम किस्म के हालात के अंदर जितना जलील कर सकते थे किया, इसके अंदर जितनी साजिशें कर सकते थे की हैं, इसको तोड़ने के लिए जो कोई तरकीब, जो कोई मामला, जिस मर्जी लेवल तक जाना पड़ा है हमने कोशिशें की हैं। दहशतगर्दी के वो हालात पैदा कर दिए कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर लोग घर से निकलते हुए भी खौफ महसूस करने लगे। कोई पता नहीं कहाँ पे ना वो ब्लास्ट हो जाए, कोई पता नहीं कहाँ पे ना वो मस्जिदों के अंदर धमाका हो जाए। लेकिन मामला ये है कि ये दूसरी बड़ी अहम नुक्ता है कि एक सुपर पावर रशिया है, उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जुड़वाया, पाकिस्तान के हाथों जुड़वाया है। और उसके इस वक्त जो अमेरिका है नाम नेहाद दुनिया का वो पाप बना हुआ है, सुपर पावर, दुनिया के 80 से ज़्यादा ममालिक के अंदर उसके 850 के करीब अड्डे मौजूद हैं, 850 के करीब। उसको अगर जुड़वाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो पाकिस्तान के हाथों जुड़वाया है। और आज एक और अहम तरीन बात भी आप लोगों को कोशिशदार करता चलूँ कि जो अफ़गानी है ना, इनको मामला इनके भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें अहम चीज़ जो नुक्ता समझाने जा रहा हूँ कि वो है कि वो पाकिस्तान की मौजूदा हालत के मुतल्लिक़ जो कुछ मामला हैं वो इससे अगली वीडियो के अंदर रखने जा रहा हूँ। बाकी जो मामला अब तक शेयर किए हैं ये बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, तो आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि वाकई तौर पर हम सिर्फ वो मायूसी वाले जहाँ आप नुकसान उठाया है, बस ये हो गया वो हो गया, उन मामला को देख रहे हैं। हमने कभी उन मामला की तरफ देखा ही नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत अगर खड़ी है तो किन हालात के अंदर खड़ी हुई है, किस तूफ़ानों से लड़ते झगड़ते यहाँ से वो अब तक अपना वजूद कायम रखने में वो कामयाब हो पाई है।